जी स्टूडेंट, सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस। अभी स्टार्ट में हाँ। जो हमारे सारे लेक्चर्स जो अभी हमने लिए हैं उनका मैं ओवरऑल समरी आपको बताती हूँ। ठीक है कि ओवरऑल उसमें क्या स्टडी करना है और किस तरह की है स्टडी। उसके बाद फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे फिर उसके उनकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बेसिक स्टडी करना है हमने हाई वोल्टेज में जहाँ से स्टार्ट लिया है। हाई वोल्टेज में पहले हमने इंसुलेशंस के बारे में स्टडी करना है कि जो इंसुलेशन है वो कौन से मटेरियल्स की हैं। यानी कि सॉलिड हो सकती हैं, लिक्विड हो सकती हैं, गैसेस हो सकती हैं। तो ये इंसुलेशन के ब्रेक होने का ही मेन कंसर्न होता है ना। जब हाई वोल्टेज की लाइंस हैं तो इंसुलेशन इस तरह हो डिजाइन के ब्रेक ना हो, तो उनको ब्रेक ना हो इसके लिए पहले आपको थोड़ी थ्योरी पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ब्रेक डाउन आता क्यों है इनमें। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीन टाइप की इंसुलेशन हो सकती हैं। तो उसमें गैसेस का ब्रेकडाउन, फिर सॉलिड का, लिक्विड का। सॉलिड और लिक्विड का ब्रेकडाउन ये छोटे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो गैसेस का ब्रेकडाउन है ये ज़रा ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो ये अब हमने पहले गैसेस का ब्रेकडाउन कवर किया है। ठीक है, उसमें फिर हमने ये कवर किया है कि ब्रेकडाउन कैसे होता है। सबसे पहले इसको किसने स्टडी किया था, कैसे स्टडी किया था, कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिसमें गैसेस में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। ब्रेकडाउन से मुराद ये है कि जब एक खास वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज उसको दे, ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज दे, तो गैस जो सी है उसके अंदर से स्पार्किंग हो जाए और उसके अंदर से करंट पास होने लग जाए। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है और उसको हमने देखा था कि इसके क्या मैकेनिज्म है। पेपर में बेसिकली आपके 9 MCQs हैं, 9 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन है थेरी के, वो भी 9 मार्क्स के। ठीक है, आपको थेरी और एमसीक्यूज मिक्स दिया है ताकि आप लोगों को करने में कोई जो एमसीक्यूज में स्ट्रॉन्ग है उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए, जो थेरी में स्ट्रॉन्ग है उनको भी फायदा हो जाए। तो मिक्स आपको पेपर दिया है। ठीक है, और इसको आपने स्टडी करना है C2 लेवल पे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल होना चाहिए आपका। आपने एज इट इज या मैम सिर्फ मेमोराइजिंग, रट्टा मारना और याद करने वाला नहीं है। आपको जो भी आप बात सीखें आपको वो बात समझ आई हो और आप उसको अपने वर्ड्स में रिपीट कर सकें। ठीक है, इस तरह का आपका पेपर है। आपके एमसीक्यूज भी C2 लेवल के ही हैं। आपसे स्ट्रेट अवे ये नहीं पूछा जाएगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट थिंग, और उसमें 4 ऑप्शन होंगे वो फॉर्मूला के आपने सही टिक करना है। ऐसे एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है। जो आपने स्टडी किया उसकी बेस पे आपसे क्वेश्चनिंग होगी, जिस तरह वाइवे में होती है इस तरह एमसीक्यूज में क्वेश्चनिंग होगी। हाँ जी, तो ब्रेक डाउन इन गैसेस। इसमें अब दो चीजें हैं। एक है प्राइमरी प्रोसेसेस और दूसरा है कैथोड प्रोसेसेस। प्राइमरी प्रोसेसेस वो हैं, ये जब भी हम बात करें ना, ये आपने याद रखनी है कि ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इनको एक्सटर्नली वोल्टेज दिया हुआ है, कैथोड और एनोड। तो इस एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से इनके यहाँ पे ये जो बीच में गैस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से। तो इस गैस में हमने देखना है कि ये जो करंट, ये गैस जो है, ये पहले इंसुलेशन है ना, कि इन दो प्लेट्स के दरमियान करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो किस पॉइंट पे आके और किस वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है कि बीच में से करंट फ्लो करने लग जाए। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ब्रेक डाउन इन गैसेस में। अब जो प्राइमरी प्रोसेसेस हैं वो करंट के लिए में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये दोनों प्रोसेसेस इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोसेसेस है ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि स्टार्ट में आपके जो गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस है। लेक्चर नंबर 2 में हमने सारे इन्हीं प्रोसेसेस को देखना है, 2 और 3 में इन्हीं प्रोसेसेस को देखा है कि कौन से प्रोसेसेस हैं जो गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने वाले कौन से प्रोसेसेस हैं, इलेक्ट्रॉन कोलिजन, फोटो आयनाइजेशन, इसके अलावा मेटास्टेबल्स, मेटास्टेबल कोलिजन,
थर्मल आयनाइजेशन, आई थिंक यही है प्रोसेसेस सारे। ठीक है, ये वो वाले प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से इस गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रॉन कोलिजन को देखा है और टाउनसेंड्स फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट को देखा है। बाकी लेक्चर्स में इन तीन प्रोसेसेस को देखा है। ठीक है, तो मेन ओवरऑल आपने कॉन्सेप्ट लिया, ब्रेकडाउन इन गैसेस होती हैं। उन ब्रेकडाउन किस तरह होता है, दो प्रोसेसेस की वजह से होता है। पहले लेक्चर्स में प्राइमरी प्रोसेसेस को देख रहे हैं, वो ये है। ठीक है, अब हर प्रोसेस में यही है कि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रल एटम्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कि ऐसा हो कि गैप में पहले एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, तो फिर क्या करना है कि आपका जो ऑक्सीजन है उसका आयन बन जाएगा और पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन सब बन जाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके वो फ्री घूमने लग जाएगा गैप में। ये हमारा ये वाला प्रोसेस एंड रिजल्ट ये होगा, इसकी वजह से जो है ना आपके गैप के अंदर करंट पास करेगा। ठीक है, अब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये सारी बातें इन सारे प्रोसेसेस में कॉमन है कि हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, जैसे ही उस एटम को आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक हो गया। अब वो आयोनाइजेशन एनर्जी उस तक उस एटम को कैसे मिलेगी, वो इन प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन कोलिजन के केस में कैसे मिलेगी कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से कोई मौजूद होगा, उस एटम का नहीं, कोई वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होगा स्पेस के अंदर, वो आके उस एटम से टकराएगा, तो उसकी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी कि वो आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, तो जब वो टकराएगा तो वो उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, फोटो आयनाइजेशन के केस में क्या होगा कि एक फोटोन होगा, उसके अंदर एनर्जी इतनी होगी कि वो उसके एटम के आयनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा होगी, तो वो फोटोन आके जब एटम अब्सॉर्ब करेगा फोटोन, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मेटास्टेबल की कोलिजन में क्या होगा, एक मेटास्टेबल आयन आएगा, उसकी एनर्जी इतनी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो टकराएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। थर्मल आयनाइजेशन के केस में क्या होगा कि हाई टेम्परेचर की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी बढ़ गई होगी और एटम की अपनी भी एनर्जी बढ़ गई होगी कि थर्मल आयन ये आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो वो जब आप लेक्चर सुनेंगे वो हर प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा इन डिटेल बताया हुआ, लेकिन ओवरऑल उसकी समरी यही है कि मैकेनिज्म फर्क है, लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि एटम को आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देनी है ताकि उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, निकल के गैप में आ जाए। जब वो इलेक्ट्रॉन गैप में आ जाएगा वो फर्दर आगे और न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो निकल के आ जाएंगे, वो आगे फर्दर और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन से एटम निकालेंगे, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, तो इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गैप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कि ये जैसे जैसे फील्ड हाई करते जाएंगे ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा अंटिल के एक ऐसा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा जिस पॉइंट पे इनफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे गैप के अंदर के ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक हो गया, ये हमारी समरी थी प्राइमरी प्रोसेसेस की। और इन प्रोसेसेस को आपने याद रखना है कि ये अभी गैप के अंदर हो रहे हैं, यानी कि ये गैस के अंदर हो रहे हैं, जहां पे जो गैशियस बीच में यहाँ पे ये जो यहाँ पे गैशियस एटम्स है ना, ये इस स्टेट में इस जगह पे हो रहे हैं ये वाले प्राइमरी प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इन प्राइमरी प्रोसेसेस को स्टार्ट होने के लिए कुछ इनिशिएटरी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, इनिशिएशन का आपको मतलब पता है ना, स्टार्टिंग। ठीक है, अब ये जितने प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कोलिजन वगैरह और ये फोटो आयनाइजेशन मेटास्टेबल थर्मल, ये अल्टीमेटली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कोलिजन ही होती है। ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए पहले से फ्री, तो वो पहले से भी कोई कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होते कि ब्रेक डाउन करें, लेकिन कुछ ना कुछ होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बताए थे फिर कहाँ से आते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन से आते हैं, या फिर कुछ आपके कैथोड से भी कोई थोड़े बहुत माइनर से निकलते हैं। और कैथोड पे जब आपकी लाइट पड़ती है या इस तरह का कुछ होता है, फोटॉन्स पड़ते हैं, तो थोड़े बहुत माइनर हल्के फुल्के स्टार्ट में कैथोड से भी निकलते हैं। ठीक है, तो वो आपके स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फिर आ जाते हैं, वो फिर आगे कोलिजन करते हैं। फिर कोलिजन करने से कुछ एटम एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं तो बीच में ही फोटोन आ जाते हैं। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर रहे हैं तो मेटास्टेबल एटम बन जाते हैं, और अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो थर्मल आयनाइजेशन होती है। ये सारी बात होगी, ये प्राइमरी प्रोसेसेस है। ठीक है, फिर प्राइमरी प्रोसेसेस वाले चैप्टर में ही हमने स्टडी की थी एक और चीज, वो क्या थे, डीके प्रोसेसेस।
ये प्राइमरी प्रोसेसेस के ऑपोजिट है। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोसेस है उसका ऑपोजिट डिके प्रोसेस है कि अगर तो फील्ड नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो हल जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन से इलेक्ट्रॉन गैप के अंदर आ रहे होते हैं, वैसे ही जो डिके प्रोसेसेस हैं उनसे इलेक्ट्रॉन गैप से निकल के वापस जा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें रिकम्बिनेशन था, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट था, और डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन था इसके अंदर। डिफ्यूजन के अंदर आगे आपने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और फिर पढ़ा था आपने मोबिलिटी के बारे में। ठीक है, ये चीजें हो गई हैं डीके प्रोसेसेस में। ये वो वाले प्रोसेसेस हैं जिनसे आपके इलेक्ट्रॉन गैप से खत्म होंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी और डिके प्रोसेस के दरमियान इक्विलिब्रियम चल रहा होता है, लेकिन जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं तो फिर अल्टीमेटली प्राइमरी प्रोसेसेस हावी हो जाते हैं, डिके प्रोसेसेस का इफेक्ट इतना नहीं रहता, तो इफेक्टिवली इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहे होते, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन बर्न बहुत ज्यादा रहे होते हैं, तो फिर इसलिए ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेकंड और थर्ड लेक्चर में। फिर हमने स्टडी किया था कि जो टाउनसेंड है उसने ये प्राइमरी प्रोसेसेस को ही स्टडी करते हुए उसने ब्रेक डाउन इन गैसेस स्टडी किया। उसने यहाँ पे ये अपरेटस सेटअप किया, दो पैरेलल प्लेट, बीच में गैस, ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया। फिर उसने ना करंट मेजर करना शुरू किया गैप से कितना निकलता है। तो उसका ग्राफ बन रहा था कुछ इस तरह करके, वोल्टेज और गैप का। ये वोल्टेज देखा उसने, ये करंट गैप का उसने देखा, पहले करंट स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है, फिर फ्लैट हो गया करंट, फिर अचानक इंक्रीज किया, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। फिर उसने देखा कि ये क्यों आया है, तो उसने फिर ये थेरीज दी कि ये इस वजह से आ रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ये इस वजह से आ रहा है, उसके बाद उसने मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो वो जो मैथमेटिकली उसने एक्सप्लेन किया, तो वो मैंने आपको लेक्चर में दिखाया है कि टाउनसेंड फर्स्ट आयनाइजेशन कोफिशिएंट को उसने डिफाइन किया। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन कितने फर्दर इलेक्ट्रॉन बना रहा है जब वो यूनिट पाथ कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि एक इलेक्ट्रॉन कितने फर्दर इलेक्ट्रॉन बना रहा है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर अगर वो पाथ कवर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये उसने डिफाइन किया, और इससे फिर आगे उसने टोटल करंट इन द फील्ड की डेरिवेशन की, वो आपको उस लेक्चर में मिल जाएगी। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर अल्फा डी। ठीक हो गया, ये उसने निकाला प्राइमरी प्रोसेस के केस में। फिर लेकिन उसने जब एक्सपेरिमेंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट, ये कौन से दो चीजों का आपस में रिलेशन है, करंट और गैप डिस्टेंस का। ठीक है, जब उसने एक्सपेरिमेंटली लेकिन किया काम देखा, तो उसने गैप डिस्टेंस को चेंज किया और उसके हिसाब से उसने करंट को प्लॉट किया। ठीक है, गैप डिस्टेंस को चेंज करने के बाद करंट को प्लॉट किया उसने। यहाँ पे ये गैप डिस्टेंस था, यहाँ पे ये करंट था। तो जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर अल्फा डी, ये गैप, ये आई नहीं है, ये लॉग ऑफ आई है। ठीक है, जब लॉग का ग्राफ प्लॉट करें तो ये इक्वेशन ना स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन उसने देखा कि खास गैप डिस्टेंस तक तो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ऊपर जाके ना जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही हैं उनसे ये कर्व आने लग गए। यानी कि किसी एक खास गैप डिस्टेंस के बाद जो ये वाले प्रोसेस है ना, इनके अलावा भी कुछ नया चेंज आता है। फिर उसने क्या किया, फिर वो उसने ये थ्योरी दी कि कैथोड प्रोसेसेस की, कि पहले स्टार्ट में तो प्राइमरी प्रोसेस होते हैं ब्रेकडाउन के स्टार्ट में, जब प्राइमरी प्रोसेस से इनफ इलेक्ट्रॉन्स और वो जो पॉजिटिव आयंस का एक कॉम्बिनेशन सा बन जाता है, जब देखें ये प्राइमरी प्रोसेस हो रहे हैं तो गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, फोटॉन्स भी होंगे, बहुत ज्यादा मेटास्टेबल एटम्स भी होंगे। ठीक है, इतनी चीजें जब एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो चीजें क्या कर रही हैं, वो कैथोड को इफेक्ट कर रही हैं। ये जो आपका कैथोड है ना, वो इस पे जाके स्ट्राइक करेंगी, और इससे और ज्यादा, एक तो इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के निकल रहे थे जो बैकग्राउंड रेडिएशन वगैरह की वजह से, प्रोटॉन की वजह से निकलते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में, लेकिन जब गैप के अंदर इतने ज्यादा और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और पॉजिटिव आयन आ गए हैं और चीजें आ गई हैं, उन इन गैप के अंदर इन चीजों की जनरेशन की वजह से इसके अंदर से दोबारा फर्दर इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, और वो फर्दर जो निकलते हैं वो फिर जाके गैप के अंदर और ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस। तो ये जो प्राइमरी प्रोसेसेस की वजह से दोबारा कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कैथोड प्रोसेसेस की वजह से निकल रहे हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, एक है पॉजिटिव आयन कोलिजन, इसी के अंदर आपकी एक्साइटेड एटम्स कोलिजन भी होगी। ठीक है, फिर है आपकी मेटास्टेबल कोलिजन,
यानी कि आपका पॉजिटिव आयन टकराया जाके आपके उसके साथ कैथोड के साथ, तब भी उसने इलेक्ट्रॉन निकाले कैथोड से, मेटास्टेबल्स की कोलिजन हुई उसने निकाले। फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुई आपकी, उसने भी निकाले, ठीक है। फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटॉन्स आपके जाके टकराए उसके साथ कैथोड के साथ। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? यस मैम, आ रही है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रोसेस था फील्ड एमिशन, और एक प्रोसेस है थर्मोआयनिक एमिशन। ठीक हो गया। अब ये वाले जो प्रोसेसेस हैं ये हमने इसमें लेक्चर नंबर आई थिंक जो लास्ट टू लेक्चर है 4 और 5 में कवर कर किए हैं, ठीक है। 4 में हमने ये सिर्फ इन प्रोसेसेस को देखा है। तो ये वाले जो प्रोसेसेस हैं ये सारे के सारे कौन से हैं कि जब प्राइमरी प्रोसेस हो चुके हैं, इस प्राइमरी प्रोसेस की वजह से फिर जो सा है आपके सेकेंडरी प्रोसेस जो से है ना, वो कैथोड प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। पहले जो इनिशियल कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो एक अलग बात है, लेकिन इन प्राइमरी प्रोसेस के होने के बाद इनकी वजह से जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं कैथोड से, वो ये वाले प्रोसेस हैं। ठीक हो गया। अब ये वाले जो प्रोसेसेस हैं, जिस तरह ये इन सब में भी कॉमन चीज है, जिस तरह प्राइमरी प्रोसेस में एक कॉमन चीज थी ना कि जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये कैथोड के जो सेकेंडरी प्रोसेस है ना, इनमें भी एक चीज कॉमन है कि जिस तरह एटम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, इस तरह कैथोड एक मेटल है, ये सॉलिड है। ठीक है। ये सारे आपस में एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सबके साथ हैं, तो वो पॉजिटिव जो सेंटर है न्यूक्लियस का वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, नेगेटिव को अपने साथ। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। तो इस एक मिनिमम एनर्जी चाहिए यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक हो गया। उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन असल में एनर्जी ही है। कई जगह आपको ई नजर आएगा, ठीक है, वो साथ ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा देते हैं, ये भी ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ये वर्क फंक्शन। ठीक है। अब आपकी जोन सा भी पार्टिकल आके कैथोड के साथ टकरा रहा है, उसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है। ये सब चीजों में कॉमन है। हर आप लेक्चर स्लाइड्स भी देखें, मेरे लेक्चर भी सुने, तो हर प्रोसेस में बार बार यही बात हो रही है कि अच्छा पॉजिटिव आयन कोलिजन हो रही है तो जो पॉजिटिव आयन है इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। ठीक है। मेटास्टेबल की कोलिजन हो रही है तो मेटास्टेबल जो स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी आपके वर्क फंक्शन ज्यादा होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रही है तो जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उन फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन ज्यादा होनी चाहिए। जो फील्ड है ये लोकलाइज्ड फील्ड्स बन जाती हैं, उसमें भी क्या होता है कि लोकल फील्ड की वजह से जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन ज्यादा होती है। थर्मोआयनिक एमिशन में टेम्परेचर की वजह से जो वाइब्रेशन हो रही होती है सॉलिड के अंदर वो बढ़ जाती है, तो आपके जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाती है, तो वो निकल जाते हैं। ठीक है। हर प्रोसेस में ओवरऑल बात वर्क फंक्शन की है। सिर्फ जो पॉजिटिव आयन कोलिजन है ना, इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी जो पॉजिटिव आयंस की एनर्जी है ना, ये 2 टाइम्स 5 होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो पॉजिटिव आयन है ना, उन वो 2 इलेक्ट्रॉन उनको निकालने पड़ते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन चूंकि अगर सिर्फ एक निकाले तो उससे वो खुद ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर न्यूट्रल एटम बना देगा, तो ओवरऑल गैप में किसी इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो अगर गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करनी है तो वो वाले पॉजिटिव आयन जिनकी एनर्जी 2 टाइम्स वर्क फंक्शन है वो करेंगे गैप के अंदर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गैप के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे कैथोड प्रोसेसेस है। और इसके बाद कैथोड प्रोसेसेस में ये उसने जो ये यहाँ पे ये जो उसने ये ऑब्जर्व किया था ना कि ये कर्व आ रहा है, ये उसने कहा कि जी इन प्रोसेसेस की वजह से आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस फिर इन प्रोसेस को, यानी प्राइमरी प्रोसेस की वजह से ये प्रोसेस होते हैं और फिर इन प्रोसेसेस की वजह से अचानक और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो फर्दर प्राइमरी प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हैं, तो आपका जो ब्रेक डाउन है ना वो स्पीड अप हो जाता है, करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लग जाता है। ये इसकी थ्योरी थी। ठीक है। अब इन इसको ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, ये इसको भी इन अकाउंट मैथमेटिकली उसने किस तरह किया था, उसने किया था आपके टाउनसेंड सेकंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट। टाउनसेंड का जो सेकंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट है वो उसने फिर डिफाइन किया था। वो जो टाउनसेंड का सेकंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट है उसका लेक्चर नंबर 5 है, उसमें मैंने इसकी सारी डिटेल डेरिवेशन सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो वो उसमें आपको वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल समरी है।
ब्रेक डाउन इन गैसेस में मेन चीज क्या है कि गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए ताकि करंट फ्लो हो। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? पहले स्टार्ट में प्राइमरी प्रोसेसेस होते हैं, फिर प्राइमरी प्रोसेस की वजह से कैथोड प्रोसेस होने लग जाते हैं, और ओवरऑल ये सारा कुछ करते करते तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा निकल के तो वो एनोड की तरफ जाने लग जाते हैं। गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की काफी ज्यादा मिकदार आ जाती है, तो ओवरऑल करंट फ्लो करने लग जाता है, तो ये गैसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो मैम जाता है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, क्या स्टार्ट से नहीं आ रही, क्या एंड से नहीं आई अभी? कहाँ से नहीं आई मेरी आवाज? चले मैं दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ एंड से, कि जो ब्रेक डाउन इन गैसेस है इसकी ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है कि गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए। इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली आते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, प्राइमरी प्रोसेसेस से, वो ये सारे लिखे हैं, ठीक है। ये वो प्रोसेसेस हैं जो गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। फिर इन प्रोसेसेस की वजह से जो मुख्तलिफ एंटिटीज आ जाती हैं वहां पे, आपका आ गया पॉजिटिव आयन, आ गया आपके मेटास्टेबल, आ गया आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उनकी वजह से फिर कैथोड प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेसेस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ब्रेकडाउन में, तो इस तरह आपकी गैसेस का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेसेस है आपकी गैस के ब्रेकडाउन होने के, ये हमने ओवरऑल स्टडी किया। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने जो लेक्चर लिए हैं, अब ये मैंने आपको जस्ट एक समरी बताई है कि आपको ना एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाए कि ये सब्जेक्ट के अंदर ये हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब इस समरी के बाद आप लोगों ने अगर नहीं भी अभी लेक्चर लिए तो दोबारा उन जाके उन लेक्चर्स को सुने। वो लेक्चर इस तरह है कि आप एक दफा, यानी कि 40 मिनट्स का भी लेक्चर है ना, तो आपने 40 मिनट उस लेक्चर पे लगा लिया ना, तो आपको अगर वो गौर से एक दफा सुन लिया तो आपको नोट्स में खुद टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, पढ़ पढ़ के याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हो रहा है। और आपकी C2 लेवल का क्वेश्चन आएगा, आपको एक्सप्लेनेशन ही चाहिए। आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई ना क्या हो रहा है, बस ठीक है, आपका पेपर हो जाएगा सॉल्व। तो आपके पास आज का भी पूरा दिन का टाइम है, कल का भी है, तो आप उन लेक्चर्स को दोबारा स्टडी करें। ये आपको ओवरऑल जेन में एक नक्शा बन गया होगा कि इस सब्जेक्ट में हम स्टडी क्या कर रहे हैं। हम ये स्टडी कर रहे हैं कि गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, कैसे आए। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स की बाकी आगे वो थोड़ी, ये मैंने जरा समरी में बताया, वहां पे थोड़ा डिटेल में बताया होगा। इक्वेशंस और ग्राफ्स भी आपने देखने हैं, ठीक है। जो ग्राफ्स थी ना आपके लेक्चर में, उनको आपने हर ग्राफ को गौर से देखना है कि ये ग्राफ क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो हर प्रोसेस की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उन इक्वेशंस को भी आपने गौर से देखना है कि इस प्रोसेस को इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इक्वेशन को किस तरह रीड करते हैं। ठीक हो गया, ये चीजें भी आपने देखनी, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ऐसे है कि पहले जो है हम लोग, जो मैं कह रही थी कि टोटल आपको वो 4 लेक्चर्स होंगे, तो वो ये था कि ये जो आपके कैथोड प्रोसेसेस और जो टाउनसेंड सेकंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट है ना, इसके मैंने 2 लेक्चर किए हैं। ये बेसिकली एक ही लेक्चर था, लेकिन मैंने इसको 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया कि ये ना आपको एक लंबा लेक्चर सुनने में जरा ज्यादा परेशानी होती है, तो मैंने इसलिए 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया। तो आपका स्ट्रीमर्स थ्योरी वाला एक लेक्चर रहता है अभी। ठीक है, वो स्ट्रीमर्स थ्योरी वाला जो लेक्चर है, उसकी अगर समरी या उसकी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई तो वो कल मैं दोबारा, मुझे बता दीजिएगा, मैं कल दोबारा लाइव आके उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, स्ट्रीमर्स थ्योरी के उसकी 3-4 स्लाइड्स होनी है सिर्फ। वो एक छोटी सी थ्योरी है, वो टाउनसेंड की थ्योरी के बाद डेवलप हुई थी थोड़ा बहुत, यानी कि वो बस एक्सप्लेन ही करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी मूवमेंट किस तरह होती है गैस के अंदर। ठीक है, वो एक 3 या 4 स्लाइड्स होंगी उसकी। तो अभी आप लोगों, जिन लोगों ने, बच्चों ने लेक्चर सुने हैं, उन्होंने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं अब। मैम टाउनसेंड थ्योरी में स्पार का क्राइटेरिया एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, स्पार्क का क्राइटेरिया मैं रिपीट कर देती हूँ। जो टाउनसेंड था, ये मैं बल्कि यहाँ से रिपीट करती हूँ आपके जहाँ पे स्लाइड्स में दिया हुआ है।
स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी मैम। ये नजर आने लग गया टाउनसेंड्स क्राइटेरिया फॉर स्पार्क ब्रेकडाउन? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, यहाँ से अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन कि टाउनसेंड्स क्राइटेरिया फॉर स्पार्क ब्रेकडाउन क्या है। इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है, ये हमने डिराइव किया था टाउनसेंड्स क्राइटेरिया फॉर स्पार्क, क्या उसे कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन कॉफिशिएंट की, जब हमने डेरिवेशन की थी ना, ये डेरिवेशन की हुई है। ठीक है, अब इस डेरिवेशन को मैं दोबारा एग्जैक्ट सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इस पे काफी टाइम लगेगा, 35 मिनट्स लगे थे पहले एक्सप्लेन करने में। तो वो लेक्चर जिस बच्चे ने स्टडी किया, वो उसी ने मेरे से क्वेश्चन किया, तो उसको मैं अज्यूम करती हूँ कि यहाँ तक का उसको पता होगा। ठीक है, अब ये करंट की इक्वेशन आ गई है। इस करंट की इक्वेशन को ओवरऑल, ये वो इक्वेशन है जो प्राइमरी प्रोसेसेस को भी कंसिडर कर रही है, सेकेंडरी प्रोसेसेस को भी कंसिडर कर रही है, दोनों प्रोसेसेस को कंसिडर करके तो ये करंट हमने इक्वेशन निकाल ली है। अब इस ये ओवरऑल हमारी इक्वेशन आ गई, गैप के अंदर इस इक्वेशन के हिसाब से करंट ने फ्लो करना है। ठीक है, अब जो ब्रेकडाउन है ना, उस ब्रेकडाउन में क्या है कि हल्का फुल्का नहीं करंट फ्लो कर रहा है। उस ब्रेकडाउन में यही अजम्पशन होती है कि करंट, चूंकि शॉर्ट सर्किट होना है ना बेसिकली, ठीक है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट इन्फिनिट होता है। ऐसे ही होता है ना, ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो साथ साथ मुझे आंसर करता जाए। ठीक है, ऐसे ही यस मैम। होता है ना कि शॉर्ट सर्किट में करंट इन्फिनिट होता है। तो ये ब्रेकडाउन भी बेसिकली यही चीज है कि हमने ज्यूम करना है कि ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या है, करंट इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, तो जब इंफिनिटी को अप्रोच करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर जीरो हो ना, डिनोमिनेटर का मतलब ये जो नीचे वाली टर्म है, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर जीरो हो तो वो फिर इंफिनिटी, उसका आंसर इंफिनिटी होता है। ये आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैथमेटिकल में, मैथ्स में आपने स्टडी किया होगा, नहीं भी किया तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो तो वो फ्रैक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाती है। ठीक हो गया। तो फिर इसके लिए हमने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर में टर्म थी ये वाली, इसको हमने इज इक्वल टू जीरो पुट किया है। यानी कि जब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म जीरो होगी तभी वहां शॉर्ट सर्किट होगा, यानी कि तब ही स्पार्किंग होगी, फुल स्पार्क, यानी कि जो पूरा करंट आपका एनोड से कैथोड को पूरा एक पाथ बनेगा स्पार्क का। ठीक है, वो ऐसे होगा। तो उसके लिए हमने वन माइनस गैमा ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस वन, इस चीज को इज इक्वल टू जीरो रखा। जब इस चीज को इज इक्वल टू जीरो रखा तो ये जो माइनस वन वाली टर्म थी ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे चलेगी, तो ये वाली चीज आ गई। यानी गैमा इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस वन जब वन के इक्वल होगा तब उस पॉइंट पे आपकी स्पार्किंग स्टार्ट होगी। समझ लगी? मैम इसी पॉइंट की समझ नहीं लगी, सिर्फ लास्ट वाली, यही पॉइंट है। ये मैं कह रही हूँ ना कि डिनोमिनेटर चूंकि जीरो होना चाहिए, फिर करंट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए आप पुट करें वन माइनस गैमा ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस वन। ठीक है, इस चीज को इज इक्वल टू जीरो पुट किया। ठहरे मैं यहाँ पे स्लाइड शो करके दिखा देती हूँ। अभी तक हो रही है ना स्क्रीन शेयर? खत्म तो नहीं हुई शेयर होना? नो मैम। और ही। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ठीक है, अगर ये I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर अल्फा डी ओवर जीरो होगा तो फिर आपका करंट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यानी ये वाली टर्म ही जीरो होगी। वन माइनस गैमा ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप समझ लगी कि इसको इज इक्वल टू जीरो क्यों पुट किया है? यस ठीक मैम। हो गया। अब ये माइनस हो रहा है ना इधर, तो ये वाली पूरी टर्म उठा के मैं जीरो किस साइड पे लेगी, वन इज इक्वल टू गैमा ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस वन। ठीक है, इसको ये सीधा करके इन्होंने ऐसे लिख लिया है, यानी ये वाली टर्म इधर लिख ली है, इधर लिख ली है, एक ही बात है ना, दोनों इज इक्वल टू किधर थी। आप समझ लगी ये कैसे आई टर्म? जी मैम। ठीक थैंक्स। हो गया। ये आपका क्राइटेरिया फॉर स्पार्क है। इसके साथ मैंने दो बातें और भी बताई थी, एक सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज और एक नॉन सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज। ठीक है, अगर ये वाली टर्म लेस देन वन होगी, ठीक है, अगर ये गैमा ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस वन ये लेस देन वन होगी तो ये आपका नॉन सेल्फ सस्टेनिंग है।
ठीक है। नॉन सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है कि आपने एक्सटर्नल जो फील्ड अप्लाई की हुई थी जिसकी वजह से सारा ब्रेकडाउन हो रहा है वो आप रिमूव कर देंगे तो ये दोबारा इंसुलेशन अपने नॉर्मल हालात में आ जाएगी। परमानेंटली जो स्पार्किंग है ना वो होती नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। और अगर ये ई रेस टू पावर अल्फा डी माइनस वन ये ग्रेटर देन वन है तो फिर ये सेल्फ सस्टेनिंग है। फिर क्या होगा कि आपकी ये जो है अगर आप एक्सटर्नल फील्ड रिमूव भी कर देते हैं इवन देन आपका स्पार्क जो है ना वो चूंकि एक दफा चल पड़ा है अब वो अपने ऑन पे ही चलता रहेगा, वो सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज हो गया। ठीक हो गया। हाँ यस। जी, और है किसी का क्वेश्चन? और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? मैम कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है उससे उसकी सतह को कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, पड़ता तो है लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सब माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स है ना, तो बहुत माइनर सा फर्क पड़ता है। लेकिन ओवर टाइम यानी कि काफी टाइम बार 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 डिस्चार्ज होता रहे तो फिर उसकी सरफेस जो है वो खराब होगी। लेकिन आमतौर पे क्या होता है वो जिस तरह ये इसी तरह होता है कि फिर कैपेसिटर के अंदर वाले या सर्किट ब्रेकर के अंदर वाले वो फिर कॉन्टेक्ट जो ओवर हल्के फुल्के जो खराब हो जाते हैं फिर बाद में, लेकिन उतनी देर में आमतौर पे इक्विपमेंट की लाइफ ही खत्म हो जाती है। ठीक है। माइनर सा पड़ता है क्योंकि आम ये तो एक्सेप्शनल केस है ना जिसमें ब्रेकडाउन होगा। हर टाइम तो नहीं ब्रेकडाउन हो रहा होता, हमारा कोशिश ये होती है कि ब्रेकडाउन ना हो, जो इंसुलेशन है ना वो हमारी बरकरार रहे, हमारी कोशिश ये होती है कि ब्रेकडाउन ना हो। तो ये हर टाइम का काम नहीं है, अगर हर टाइम ये हो रहा हो तो फिर विद टाइम उसकी सरफेस पे नजर भी आने लग जाएगा आपको खराबी। लेकिन ये है कि ये बाय चांस होता है, ये वाले फिनोमिना कभी कभी होता है तो इतना ऐसा फर्क नहीं है फिर। ठीक है। मैम ये माइनर मिशन तो होती रहती होगी मे भी। वो बहुत कम होती है, वो बहुत कम होती है, उसके लिए कई सालों बाद जाके फर्क पड़ता है। ठीक है। वो जो इनिशिएटरी इलेक्ट्रॉन करते हैं ना या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो होती रहती है जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसलिए तो कोई वो जो कॉन्टेक्ट्स है या कुछ भी है वो एक हर इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है ना, उसके बाद वो फिर डिटीरिएशन की साइड में होने लग जाता है। वो सिर्फ इलेक्ट्रोड ही नहीं बाकी भी जो उसका सारा सामान इक्विपमेंट का लगा हुआ है उसके जो एक्सटर्नल बॉडी लगी हुई है और बाकी सारी चीजें वो विद टाइम हर चीज डिटीरियरेट कर रही होती है। उसमें ये कैथोड का एक ये वजह भी है और इसके अलावा भी। ठीक है। मैम और इलेक्ट्रोड के अंदरूनी सतह पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? नहीं, फिर नेक- इलेक्ट्रॉन जोन सा है ना उसकी वो एक मेटल की सतह की तरह होती है। ठहरें एक मिनट। हाँ जी, शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है ना। आगे आगे ये जो ये एक मेटल है। ठीक है। कैथोड एक मेटल है। अब मेटल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना वो किस तरह का होता है कि सारे ओवरऑल जो मेटल का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि ये उसके पॉजिटिव सेंटर्स होते हैं, इस तरह करके एटम्स के पॉजिटिव सेंटर बने होते हैं। ये पॉजिटिव एटम्स के जो सेंटर होते हैं ये सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनके ना इर्द गिर्द इसको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी का मतलब जैसा समुंदर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द इस तरह होते हैं। तो ये सरफेस भी ऐसी होती है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये घूम रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली, ये खड़े हुए नहीं होते, ये यहाँ से यूं जा रहे हैं इसके इर्द गिर्द कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं। ठीक है। इन पॉजिटिव सेंटर्स के इर्द गिर्द कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं। अब ये सरफेस ले लें आप चाहे ये सरफेस ले लें। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं लेकिन ये निकलते नहीं है, घूमते रहते हैं इन पॉजिटिव के इर्द गिर्द ही, चूंकि ये पॉजिटिव के अंदर फोर्सेस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखती हैं। ठीक है। तो जैसे ही कोई एनर्जी इतनी मिलती होती है कि ये जो मिली होती है कि ये सरफेस पे बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना बिल्कुल सरफेस के पास वाले पॉजिटिव आयन के पास साथ जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको अगर इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो वर्क फंक्शन से एक्सीड कर जाए तो फिर क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना इसने एस्केप कर जाना है। समझ लगी? इसको एग्जैक्ट यस। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट सरफेस पे नेगेटिव से है या एग्जैक्ट सरफेस से पॉजिटिव पड़े क्या है, ये सारा कुछ इकट्ठा ही पड़ा होता है कि ये पॉजिटिव आयन एक जगह फिक्स होते हैं सारे और इनके इर्द गिर्द ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो वो सरफेस पे कह लें एक किस्म की इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे होते हैं लेकिन कॉन्टिन्यूसली ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया।
मैम पॉजिटिव आयन मतलब न्यूक्लियस? हाँ जी, न्यूक्लियस ही, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, उसके अब वैलेंस वैलेंस शेल का समझ आती है ना, जब मैं बोलती हूँ वैलेंस शेल, उसका क्या मतलब है, यानी कि जी उसकी मैम। आउटर मोस्ट जी शेल मैम। जो सी, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव सेंटर है ना, ये वो एटम होगा कि न्यूक्लियस प्लस वैलेंस शेल के अलावा वाले जितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ये सारा मिला के ये पॉजिटिव सेंटर बन गया उसका। इसमें चूंकि वो अगर न्यूक्लियस हो और इसके अलावा जो उसके जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में उसके 3 होते हैं, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और 2 इस तरह, ठीक है, वो चीज मिला के ये जो एटम है ना, ये पॉजिटिव सेंटर हो गया। जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री घूम रहे होते हैं। जब मेटल्स में वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री घूम रहे होते हैं, बाकी जो पॉजिटिव सेंटर होते हैं वो उसका न्यूक्लियस प्लस जो इंटरनल शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उसके इंटरनल शेल्स वाले। जो एक्सटर्नल शेल वाले है ना, वो एटम्स के वो बाहर निकल के ना इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, वो किसी एक एटम के साथ स्पेसिफाई नहीं होते, ठीक है। समझ लगी, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होंगे, बाकी एक न्यूक्लियस प्लस जो इंटरनल शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो एटम अपनी अपनी जगह फिक्स होंगे। तो उनको हम पॉजिटिव सेंटर कहते हैं, चूंकि ओवरऑल फिर उनका पॉजिटिव चार्ज बन जाता है ना, चूंकि वैलेंस शेल वाले जब 3 निकल गए तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनसे कम ही है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? यार आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, आप नहीं लेक्चर लुक्चर लेते? मैम लेक्चर देखे हैं, अभी एक देखा है, अभी बाकी देखे हैं। अभी फर्स्ट लेक्चर देखा है। तो आपको चाहिए था ना सारे लेक्चर देख लेते ताकि इस टाइम पूछ लेते जो क्वेश्चन है। ये कौन सा बच्चा है मैं जिसने मेरे से पूछा है स्पार्क ब्रेकडाउन का? अभी क्लास लिए तो लेक्चर अभी देख रहे हैं। अच्छा, स्पार्क ब्रेकडाउन का किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से? जी मैम मैंने पूछा। अब ये देखें, ये बच्चा कितना अक्लमंद है, इसने सारे लेक्चर मेरे ख्याल से देख लिए हैं, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड है स्पार्क ब्रेकडाउन। अब इस बच्चे को फायदा होगा कि जब क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट आप लोगों के जहन में होता है कि क्वेश्चन जो उनसे हैं वो पता नहीं हमने लेक्चर स्लाइड से देख के कर लेने हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले एक दफा सारे लेक्चर सुने होंगे, स्लाइड्स को अच्छी तरह स्टडी किया होगा, तभी याद भी आता है कि किस स्लाइड में क्या लिखा था। ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन है कोई? नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग कर दूं स्टॉप? मैम ये कौन सा कोर्स, ये तो इसके अंदर C2 था नहीं, लेकिन जो आपने मिड बनाया आप कह रही हैं C2 के लिहाज से बनाया। वो जब मैंने आपको दिखा रही थी ना फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ, उस टाइम मैंने बार बार मैं यही बात रिपीट कर रही थी कि ये अभी कोर्स आउटलाइन फाइनल नहीं है। ये एज इट इज डिपार्टमेंट से पिछले सेमेस्टर्स में जो हुआ है, या बल्कि पिछले सेमेस्टर में ये सीएलओ हुए ही नहीं है, ये इनिशियल बनी है, ठीक है। तो वो हाई वोल्टेज के एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाई, जस्ट एक इनिशियल ड्राफ्ट बना था। तो मैं बार बार आपको बता रही थी कि ये मैं शायद चेंज करूं, ठीक है। तो जब मैंने उसको गौर से स्टडी किया तो ये जो कंटेंट्स है ना आपके, ये C1 लेवल के कंटेंट्स नहीं है, ये आपको C2 पे ही स्टडी करने पड़ने हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल C2 पे ये ना हो तो आपको कैसे ये बात समझाई जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स वर्क फंक्शन होगा तब निकलने, अदरवाइज नहीं निकलने, ठीक है। डेरिवेशन, ये फॉर्मूला किस तरह आया, सेकंड आयनाइजेशन का किस तरह आया, देखें C1 लेवल पे अगर हो तो फिर तो बस आप क्या करें, डेफिनेशन याद कर लें, टाउनसेंड फर्स्ट आयनाइजेशन कॉफिशिएंट की, सेकंड कॉफिशिएंट की डेफिनेशन याद कर लें। उसके अलावा तो जितने कॉन्सेप्ट है ये सारे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, इनमें याद करने वाली कोई बात भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये C1 लेवल पे नहीं ये वाले टॉपिक्स पढ़े जा सकते, ये C2 लेवल के ही हैं, ठीक है। C2 और C1 में इतना कोई खास फर्क नहीं है। C2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि आपको बात की समझ लगे कि बात हो क्या रही है, यानी कि जो डेफिनेशन आपको टीचर ने पढ़ाई है उस डेफिनेशन की समझ भी लगे कि ये डेफिनेशन क्या है। सिर्फ आप उसको ब्लाइंड याद ना करें, उसको अपने वर्ड्स में बता सकें। अगर आपसे मैं पूछूं कि जी उर्दू में बताएं क्या होता है टाउनसेंड फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, तो आप उर्दू में भी बता सकें, सिर्फ आपको इंग्लिश की डेफिनेशन ना रटी हो। तो जब आप उर्दू में बता सकते हैं तो उन्हीं वर्ड्स को आप इंग्लिश में करके अपने वर्ड्स में बता सकते हैं, ठीक हो गया। तो उन वो जो आपको मैंने बताया था ना, वो जस्ट मैंने आपको ओबी समझाने के लिए बताया था, आपने उस चीज पे स्टिक नहीं रहना। आपका वो मैंने बार बार बात की थी, चेंज हो सकता है। तो ये जो आपका ब्रेक डाउन इन सॉलिड लिक्विड गैसेज है, ये सारा आपका C2 लेवल पे है, ठीक है। और उसमें मेरे ख्याल से वैसे भी टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, क्योंकि आप वो अगर मेरा वो वाला लेक्चर खोल के देखें तो उसमें लिखा हुआ था एक्सप्लेन ब्रेक डाउन इन गैसेस सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। एक्सप्लेन जो टर्म है ना, एक्सप्लेन जो वर्ड है, ये C2 लेवल का है। तो उसमें एक्सप्लेन को बोल्ड करके हाईलाइट करके उसको इटैलिक किया हुआ है, तो वो आगे C1 गलती से लिखा हुआ था, वो C2 है। हाँ जी, और है किसी को क्वेश्चन?
मैम आप एक दो एग्जांपल दे दें कि एमसीक्यूज कैसे मिसाल के तौर पे देंगी, किस तरह पूछ सकती है अम्म, सही का। असल में ना एमसीक्यूज हो ना अगर सारे एक ही तरह के, तो मैं बीच में से फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल दे दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा ओवरऑल एमसीक्यूज किस तरह के आ रहे हैं। एमसीक्यूज ही सारे एक दूसरे से फर्क है, ठीक है। हाँ बात कोई ये भी है एक कि टॉपिक के रिलेटेड बता दें किस किस्म का हो सकता है, बाकी सब में भी। अच्छा चलें ठहरे, मैं एक मिनट सोच के बताती हूँ आपको। मतलब इस तरह का एमसीक्यू हो सकता है कि कोई भी जिस तरह मैंने आपको ये टॉपिक जिस तरह पढ़ाए हैं मुख्तलिफ, ठीक है। तो जिस तरह आपको फोटो एक्साइटेशन का पढ़ाया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ाया है, मेटास्टेबल एटम्स का ये वो, ठीक है। अब इनके पीछे समझाया है ना कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से जाके आयनाइजेशन होती है, फिर कौन सी कंडीशन में आयनाइजेशन होती है, कौन सी में नहीं होती, ठीक है। इस तरह की ये सारी बातें बताई हैं। अब ये सारी बातें आपको पता होंगी तो आपको कोई एमसीक्यूज इस तरह का आएगा, फॉर एग्जाम्पल कि जी एक सिनेरियो दे दिया कि एक मेटास्टेबल एटम आया है, उस वो टकराया है उसके साथ, तो रिजल्ट ये निकला है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है या नहीं निकला इलेक्ट्रॉन, या इस तरह कोई आपको सिचुएशन दी होगी तो नीचे लिखा होगा कि इनमें से क्या रीजन हो सकती है जिसकी वजह से ये काम हुआ है। तो नीचे दो तीन आपको रीजंस दिए होंगे, ठीक है। तो आपको अगर वो प्रोसेसेस आपने पढ़े हों, आपको समझ हो कि जब मेटास्टेबल आता है तो वैसे टकराता है, तो अगर ये कंडीशन हो तो ये हो जाता है, अगर वो उसकी एनर्जी कम हो तो एक्साइटेड हो जाते हैं एटम, अगर एनर्जी ज्यादा हो तो आयनाइजेशन हो जाती है। और ये सारी बातें अगर आपको पता होंगी ना, तो वहां पे जो मैंने सिनेरियो लिखा होगा ना कि अच्छा मेटास्टेबल आया वो टकराया तो एंड रिजल्ट ये हुआ, तो इसकी क्या वजह थी, तो नीचे फिर आप ऑप्शंस में से सही वजह टिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका C2 लेवल का क्वेश्चन हो गया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि आपको सिचुएशन जो एक बताई हुई है, तो फिर पूछ रहे हैं कि जी इस सिचुएशन की क्या वजह है, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो आप देखें कि अच्छा यहाँ पे ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसकी क्या वजह है, यहाँ से ग्राफ नीचे जा रहा है तो क्या वजह है। इस तरह की चीजें जो सी है ना, आपने अंडरस्टैंडिंग बेस काम करना है। ठीक हो गया। जी मैम मैम शॉर्ट थैंक्स। क्वेश्चन कितने होंगे? दो क्वेश्चन है 9 मार्क्स के, एक 5 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। उसके अंदर आपने कुछ मैम भी स्लाइड से कॉपी नहीं करना, नोट्स से कुछ भी कॉपी नहीं करना। नोट्स से अगर आपने कॉपी किया होगा आपके 0 मार्क्स लगेंगे। आपने अपने वर्ड्स में आंसर एक्सप्लेन करना है। हाँ जी। मैम बेसिक होगा कि थोड़ा सा एडवांस तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक दिन है हमारे पास, हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर बस पाएंगे। जो जिस तरह मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया है ना, उसी लेवल का ही होगा। जिस तरह मैंने समझाया उससे ज्यादा कोई एडवांस नहीं होगा। और जिस लेवल तक मैंने समझाई है बात, उसी लेवल तक आप अगर आप लिख देंगे तो वो सही हो जाएगी बात, ठीक है। नोट्स आपके पास मौजूद हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लेक्चर में दी हुई है, ठीक है। जिस लेवल तक मैंने जिस पॉइंट तक आपको एक्सप्लेनेशन दी है, बस उसी लेवल तक आप जाएं और उसी लेवल तक ही आपने आंसर करना है, उतनी कोई एक्सप्लेनेशन आपने आंसर करनी है, ठीक है। जी मैम। ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन है कोई?